नमस्कार साथियों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्रॉप साइंस जो हमारी है उसकी फसल, जो हमारी राइस धान की फसल। अगर हम बात करें यहाँ पर धान की, तो धान में हमारे क्या होता है, वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, पैडी का ओराइजा सेटाइवा। और क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 24 होते हैं। अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ओरिजिन प्लेस, धान का ओरिजिन प्लेस क्या है, साउथ ईस्ट एशिया या इंडो वर्मा के नाम से जाना जाता है। इसे इंडो वर्मा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें धान में प्रोटीन कौन सी होती है, तो धान में ओराइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बौनेपन का जीन कौन सा होता है धान में, धान में बौनेपन का जीन DGO जीन जोन होता है। DGO जोन, ये आपका बौनेपन का धान में जीन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर धान की पहली बौनी किस्म कौन थी, तो धान की पहली बौनी किस्म आपकी TN1 थी। अगर यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक उपज देने वाली धान की प्रजाति कौन सी है, तो IR8। सर्वाधिक उपज देने वाली धान की बौनी प्रजाति कौन सी है, IR8। अगर भारत में देखें तो शास्त्री, जिसे हम जया प्रजाति भी बोलते हैं। भारत में पहली बौनी जाति अगर बात करें तो कौन सी है, जया। भारत की पहली बौनी जाति कौन सी है, जया। विश्व की पहली बौनी जाति IR8। जया व IR8 ने सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया है। अगर जो हमारी दो एक किस्म है, कौन सी, जया और IR8, ये विश्व में सर्वाधिक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। विश्व में अगर IR8 की बात करें तो IR8 को हम विश्व का जादुई धान कहते हैं और जया को हम भारत का जादुई धान बोलते हैं। भारत का जादुई धान किसे बोलते हैं, जया को। संकर धान के अगर जानने की बात करें, संकर धान के जनक कौन है, तो युआन लोकपिंग जो है हमारे संकर धान के जनक हैं। संकर धान की अगर भारत में बात करें कौन सा जनक है, तो एस ए सिद्दीकी सर जो हैं वो हमारे संकर धान के भारत के जनक हैं। सुपर धान के जनक की बात करें तो GS खुश जो हैं वो हमारे सुपर धान के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इतिहास की बात करें, इसकी हिस्ट्री की, धान की या पैडी या राइस की हिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत में इसे धानी फसल भी कहा जाता है। भारत में इसे धानी फसल भी कहा जाता है। इस दो जातियाँ उगाई जाती हैं इसकी धान की, एक तो ओराइजा सेटाइवा जो एशिया में उगाई जाती है, ओराइजा सेटाइवा जो एशिया में उगाई जाती है। ओराइजा ग्लेवेरिया जो है आपकी, ओराइजा ग्लेवेरिया, यह प्रजाति कहाँ भी, अफ्रीका में उगाई जाती है। अगर एशिया में लगभग हम बात करें कितना % चावल का उत्पादन किया जाता है, तो एशिया में 80 से 90% चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें भारत का कुल योगदान कितना है, 18%। कितना, 18% भारत का योगदान है कुल उत्पादन में। अगर इसके हम वानस्पतिक विवरण की बात करें, तो यह फसल जो धान होता है वह स्वापरागित फसल होती है। यह जो है 60 से 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। धान की फसल जो है 60 से 80 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें इसकी, तो यह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फसल है, मतलब उष्ण तथा उपोष्ण में उगाई जाने वाली फसल है। हमारी धान कहाँ किस जलवायु की फसल है, उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है धान हमारी। और यहाँ पर अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर इसके लिए हमें 21 से 30 डिग्री, मतलब 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें, तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। कितना, 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर हम जुताई की बात करें, तो जुताई, हल्की जुताई हम 5 से 6 सेंटीमीटर पर करते हैं, मध्यम जुताई 15 से 20 सेंटीमीटर पर करते हैं, गहरी जुताई 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। टेम्परेचर की बात हमने की, तो औसतन टेम्परेचर हमने कितना देखा था, जो आपका था 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर पकने के समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए आपका, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पकने के समय टेम्परेचर होना चाहिए। पुष्पन अवस्था हम बात करें, पुष्पन अवस्था पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 26.5 से 32.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पुष्पन अवस्था में होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम बात करें ओराइजा सेटाइवा के 3 प्रकार होते हैं। जो आपकी उष्णकटिबंधीय चावल एक होता है, जो इंडिका भारत में उगाया जाता है।
जैपोनिका जो होता है जापान में उगाया जाता है, जो उपोष्णकटिबंधीय चावल होता है। जवारिका जो है जवानिका, तो यह इंडोनेशिया में उगाया जाता है। इसे हम जंगली चावल भी कहते हैं। जंगली चावल क्वेश्चन पूछा जाता है, जंगली चावल किसे कहते हैं? तो जवानिका जो प्रजाति है जो इंडोनेशिया में उगाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? जंगली चावल बोलते हैं। इंडिया में कौन सा उगाया जाता है? इंडिका चावल जो उगाया जाता है उसे हम उष्णकटिबंधीय चावल भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम वानस्पतिक बात करें, इसमें चावल के पुष्पक्रम जो होते हैं वो पुष्पगुच्छ कहा जाता है। चावल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? पुष्पगुच्छ कहा जाता है, जिसमें पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चावल के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पुष्पगुच्छ बोलते हैं, जिसमें पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चावल को स्वपरागित एवं कम दिनों की फसल माना जाता है। स्वपरागित एवं क्या माना जाता है? चावल को स्वपरागित एवं कम दिनों की फसल माना जाता है। अगर यहाँ पर हम आगे बात करें, फसल अंतराल कितना हो जाना चाहिए, मतलब क्रॉप डिस्टेंस जिसकी हम बात करते हैं, तो कितना होना चाहिए? जो आपकी एसआरआई पद्धति है, एसआरआई पद्धति में आपका 25 × 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसे हम श्री पद्धति को बोलते हैं। एसआरआई पद्धति या श्री पद्धति हम बोलते हैं इसे। इसमें अंतराल कितना होना चाहिए फसल का? 25 × 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ट्रांसप्लांटिंग की बात करें, रोपड़ के लिए हमारा 20 × 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइब्रिड राइस या संकर धान के लिए कितना होना चाहिए? संकर धान के लिए 20 × 15 सेंटीमीटर चाहिए। अगर हम सीड रेट की बात करें, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग से या छिड़कवा विधि से हम बुआई करें तो कितना 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है। कितना? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना पड़ता है बीज दर। अगर हम यहाँ पर ड्राइलिंग या लाइन से बोएं तो लाइन में कितना हमारा पड़ता है? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है। ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो हमारा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। हाइब्रिड धान की बात करें या हाइब्रिड राइस की बात करें तो कितना होना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। डेपोग मेथड में हमारा जो 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए। मतलब जो डेपोग विधि में कितना होना चाहिए? 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में होना चाहिए। ये सारा ही मतलब जो है पद्धति में आपका श्री पद्धति में हमारा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जरूरी होता है। अगर एरिया में हम बात करें क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये एरिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, उसके बाद सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पर पंजाब में प्रोडक्शन हमारा उत्पादन होता है। अगर एरिया की हम बात करें तो एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन जो एरिया है उस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पास है। फिर सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पर आपका उड़ीसा आता है। उड़ीसा आपका थर्ड नंबर पर आता है। अगर हम उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की, तो पंजाब फर्स्ट नंबर पर है। पंजाब फर्स्ट नंबर पर। अगर हम वर्ल्ड में देखें, वर्ल्ड में क्या प्रोडक्शन जो है एरिया और प्रोडक्शन किसके पास है? एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है, उसके बाद चाइना के पास है, थर्ड नंबर पर इंडोनेशिया के पास है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया है, थर्ड नंबर पर इंडोनेशिया है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यूएसए मतलब उत्पादकता जो है आपका अमेरिका यूएसए के पास सबसे अधिक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है उसे हम धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। और विश्व में हम चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है? तो हमारा थाईलैंड है। विश्व में चावल का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड हमारा है। थाईलैंड है। चावल क्या है? 2 गुणित फसल है, 2n फसल है, जिसमें गुणसूत्रों की बात करें तो हम कितने होते हैं? 2n बराबर 20। या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। चावल में अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट 70% होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 70% और 6 से 7% क्या होती है? हमारी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा चावल में कितनी पाई जाती है? तो चावल की प्रोटीन की मात्रा जो दोस्तों होती है वह आपकी 6 से 7% तक पाई जाती है। अगर हम बात करें फसल बुआई की, तो फसल बुआई हमारी जो होती है अगस्त एरिया अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम अस और अमन और बोरो तीनों जो हमारी होती हैं इसे हम ध्यान रखते हैं। तो इसकी खरीफ की बुआई हम कब करेंगे? धान में खरीफ की बुआई हम मार्च से अप्रैल में करते हैं। और शीतकालीन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर
हम जून जुलाई में बुआई करते हैं। और आपकी ऋतु जिसे हम बोलते हैं बीच में, तो इसे हम नवंबर दिसंबर में बोलते हैं नवंबर दिसंबर में बोलते हैं। तो यहाँ पर बुआई हम 3 प्रकार से करते हैं। खरीफ में अगर हम बात करें तो खरीफ में मार्च अप्रैल में करते हैं, शीतकालीन में जून जुलाई में करते हैं। और यहाँ पर ऋतु अगर बीज की बात करें तो यहाँ पर हम नवंबर दिसंबर में बुआई करते हैं। अगर जो फसल हमारी मार्च अप्रैल में बुआई बोई जाती है उसकी कटाई हम कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर में कटाई कर लेते हैं। यहाँ और दूसरी बात हम यहाँ पर करें तो हम जून जुलाई में जो है फसल जो बुआई करते हैं उसकी कटाई कब करते हैं, नवंबर दिसंबर में कटाई कर लेते हैं। जो फसल को हम नवंबर दिसंबर में बोते हैं उससे हम कब कटाई करते हैं, मार्च से अप्रैल तक। इसकी अगर हम बुआई की ट्रिक की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मजनू सनम से मार्च से आपका खरीफ की मार्च अप्रैल हो जाएगा, जा से जून जुलाई हो जाएगा, नू से जो आपका नवंबर दिसंबर हो जाएगा। कटाई की बात करें सनम से तो सा से सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, ना से नवंबर दिसंबर हो जाएगा, आपका माह से मार्च अप्रैल हो जाएगा। आगे अभी हम संपूर्ण फसल का अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर हम देखते हैं भौगोलिक वितरण के अनुसार फसल का वर्गीकरण। भौगोलिक वितरण के अनुसार हम फसल का अगर वर्गीकरण देखें धान की फसल का, तो यहाँ पर हम देखते हैं वोराइजस सैटाइवा जो है आपका, वह सिंकुर रहित धान की प्रजाति होती है। क्या होती है, सिंकुर रहित धान की प्रजाति होती है। या क्या होती है, वोराइजस सैटाइवस जो आपकी जैपोनिका होती है उससे हल्का लंबी प्रजाति होती है। इससे वोराइजस जैपोनिका से लंबी प्रजाति होती है। कौन सी, वोराइजस सैटाइवा। ओराइजेस सैटाइवा की भौगोलिक वितरण की देखें तो यह क्या होती है, सिंकुर रहित धान की प्रजाति होती है, यह थोड़ी लंबी प्रजाति होती है। ओराइजेस सैटाइवा जो होती है, आपको ओराइजेस सैटाइवा की जैपोनिका प्रजाति जो होती है बौनी प्रजाति होती है, यह गिरती नहीं है। इसे हम सब ट्रॉपिकल राइस भी कहते हैं। किसे, ओराइजेस जैपोनिका जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल राइस भी बोलते हैं। यहाँ पर हम धान की खेती पद्धतियों की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखें मुख्यतः 2 प्रकार से धान की खेती जो है मुख्यतः कितने प्रकार से की जाती है, 2 प्रकार से। एक तो छिड़कवा विधि से, दूसरा रोपड़ विधि से। आगे हम जो भी बचा है PDF हम दे देंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तीसरी हम यहाँ पर बात करें ऊंची मृदाओं में खेती, तो यहाँ पर धान की खेती के प्रकार कौन कौन से हैं। तो धान की खेती में के प्रकार जो आपके खेत में सीधी बुआई कर सकते हैं, लेप रहित बुआई कर सकते हैं, छिड़कवा विधि से बुआई कर सकते हैं, कतार विधि से बुआई कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से धान की खेती की जा सकती है, तो यहाँ पर हम खेत में सीधी बुआई कर सकते हैं, दूसरा लेप रहित हम बुआई कर सकते हैं, तीसरा छिड़कवा विधि से कर सकते हैं, चौथा हम कतार विधि से कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर धान के पौधों की रोपाई, तो धान के पौधों की रोपाई क्या होती है, आपका जो टोटल कुल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 1/10 भाग जो है आपका 1/10 भाग में नर्सरी तैयार की जानी चाहिए। आपका जितने क्षेत्रफल में फसल को धान की रोपाई करना हो उसमें 1/10 भाग में जो है क्या करना चाहिए, नर्सरी तैयार करनी चाहिए। नर्सरी जो है आपकी 20 से 30 दिन में रोपाई के योग्य तैयार हो जाती है। आपकी जो रोपाई योग्य जो है नर्सरी कब तैयार हो जाती है, 20 से 30 दिनों में रोपाई योग्य हो जाती है। अगर हम बात करें धान की नर्सरी की बुआई हम 2 विधि से करते हैं, भीगी विधि से और शुष्क विधि से। भीगी विधि से और शुष्क विधि से। दूसरा हम यहाँ पर देखें डेपोग मेथड जो होता है आपका, डेपोग में यह फिलीपींस में तैयार की गई थी। यह फिलीपींस में धान तैयार करने की क्या है, प्रमुख विधि होती है। धान प्रमुख विधि होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में तैयार किया गया था। क्या होता है, डेपोग विधि का भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग, किस राज्य में प्रयोग किया गया था, तो आपका आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम डेपोग मेथड का प्रयोग किया गया था। दूसरा यहाँ पर हम देखें अगर तो यहाँ पर कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, तो यहाँ पर 10 से 14 दिन में नर्सरी लगाने योग्य हो जाती है। कितने दिन में, 10 से 14 दिन में नर्सरी डेपोग विधि से लगाने तैयार हो जाती है। श्री पद्धति अगर हम बात करें, श्री पद्धति SRI पद्धति, तो SRI पद्धति में इसे मेडागास्कर अफ्रीका में ज़्यादा उत्तर उगाते हैं। कहाँ, SRI पद्धति सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो मेडागास्कर अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम SRI पद्धति की बात करें कि फादर ऑफ SRI मेथड, तो इसके हेनरी या सर हेनरी के द्वारा यह विधि बताई गई थी। इसमें पानी का कम प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग कम होता है। यह 10 से 13 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। 10 से 13 दिन में या 8 से 12 दिन में तैयार हो जाती है। 10 से 13 दिन अगर क्वेश्चन में आए तो 10 से 13 दिन लगाएं, अगर 10 से 13 दिन ना हो तो 8 से 12 दिन लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अगर हम बात करें इसे 1980 के दशक में इसे तैयार कर श्री पद्धति को तैयार कब किया गया था, तो श्री पद्धति को आपको
1980 के दशक में मेस्कर में प्रयोग किया गया था या तैयार किया गया था। अगर हम बात करें धान के बीजोपचार किससे करते हैं, धान का बीजोपचार आपका इमिशन 5 ग्राम इमिशन लगभग 10 लीटर पानी में डालकर 10 किलोग्राम का बीजोपचार कर सकते हैं। कितना? 5 ग्राम जो आपका इमिशन होता है, इमिशन आपका जो होता है कितना? 5 ग्राम। 5 ग्राम इमिशन को 5 लीटर या 10 लीटर पानी में घोल करके आप 10 किलोग्राम धान के बीज का उपचार कर सकते हैं। अगर वाटर रिक्वायरमेंट की हम बात करें, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1200 मिलीमीटर होती है। धान के लिए कितनी होती वाटर रिक्वायरमेंट? तो आपका 1100 से 1250 या 1250 मिलीमीटर तक धान के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अगर एवरेज हम बात करें कितनी होनी चाहिए, तो 1100 मिलीमीटर होनी चाहिए। नर्सरी के लिए आपका 50 मिलीमीटर होनी चाहिए। नर्सरी के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारी? 50 मिलीमीटर। अगर यूरोजन हम बात करें ये सारे पद्धति के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती? तो 700 मिलीमीटर। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फील्ड प्रिपरेशन के लिए आपके कितने होने चाहिए? 1000 मिलीमीटर होना चाहिए। 1000 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें उर्वरक प्रबंधन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का, तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हम रोपाई से या हम संपूर्ण फसल में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो हम आप क्या देते हैं। मुख्य फसल में कितना? 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास संपूर्ण फसल में हम संपूर्ण फसल कटने तक, बुआई से कटने तक देते हैं। यहाँ पर हम बात करें, आगे हम बात करते हैं रुपये की। तो रुपये की बात करें हम यहाँ पर खरीफ में रुपये कब करते हैं? तो खरीफ में 21 से 25 दिन पर रुपये कर देते हैं। 21 से नर्सरी जो होती है आपका पौधा जब 21 से 25 दिन का हो जाता है खरीफ में, तो उसे हम रुपये कर देते हैं। अभी 30 से 35 दिन का पौधे की रुपये करते हैं। ड्राई लैंड एरिया जो है वहाँ पर हम 30 से 35 दिन के पौधे का रुपये कर देते हैं। डेपोक मेथड में 11 से 14 दिन के नर्सरी तैयार होकर के उसकी रुपये कर देते हैं। डेपोक में 11 से 14 दिन में। फसल अंतरण की बात हम करें तो ये SRI पद्धति में हम कितना रखते हैं? 2.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 गुणे इंटू 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं। ट्रांसप्लांटिंग में हम बात करें तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर रखते हैं। हाइब्रिड राइस में कितना? 20 गुणे 15 सेंटीमीटर रखते हैं। हाइब्रिड राइस जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। चावल की किस्मों की अगर हम बात किस्म जो है आपकी जगन्नाथ T141 जो आपके धान की किस्म है, क्या है? जगन्नाथ T141 या T141। पूसा बासमती जो आपकी है यह गुणवत्तापूर्ण चावल में अत्यधिक विश्व की पहली अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी? पूसा बासमती। यह गुणवत्तापूर्ण चावल के अंतर्गत क्या है? विश्व की पहली से अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? पूसा बासमती। पूछा जाएगा कि विश्व की सर्वाधिक उपज देने वाली सर्वप्रथम किस्म कौन सी थी, तो आप लोग लगा दीजिएगा पूसा बासमती। पौनी किस्म कौन सी है? ARI द्वारा विकसित किया गया था। जो आपकी गैर बासमती अर्धसूच अलग चावल उत्तम चावल होता है जो IR 64 और PR 106 गौरव पंजाब नंबर 1, ये सब प्रजातियाँ आपकी हैं। प्रजातियाँ देख लेंगे हम लोग। खेत की तैयारी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर PDF में। फिर हम बात करें किस्म विकास कैसे होता है, तो किस्म विकास हम देख लेंगे। प्रमुख किस्में जो आपकी हैं, प्रमुख किस्में हम देख रहे थे। प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहले जया को हम क्या बोलते हैं? भारत की संकर किस्म बोलते हैं। भारत की सर्वप्रथम संकर किस्म या सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी? जया थी। फिर पद्मा IR 20, IR 1, इंदिरा, सोना, नगीना, साकेत, अनुपमा, सरजू 52, गोविंद प्रसाद, PHP 77, ये आप लोग देख लेना। प्राइवेट कंपनी के द्वारा विकसित की गई थी कौन सी? PHP 77, यह किस्म आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेना। लूनश्री ऊसर मृदा हेतु कौन सी उपयुक्त है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऊसर मृदा हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो आप लोग लगाएं लूनीश्री। खरपतवार की बात करें तो खरपतवार हमारा मुख्यतः मोथा घास होती है, और दूसरा हमारा मोथा दूब घास है, जंगली घास होती है। इन सभी के लिए नियंत्रण, अगर हम कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो चौड़ी पत्ते के जो भी खरपतवार धान की फसल में उगते हैं उनको हम ब्यूटाक्लोर या मछेटी की दवा के द्वारा छिड़काव करके हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखें कीट इंसेक्ट जो हमारे होते हैं, लेप्टोकोसिरा स्कूटा होता है, लेप्टोकोसिरा स्कूलेटा। यह हरे पीले रंग का विचित्र
दुर्गंध वाला जो होता है कीट होता है। हरे पीले रंग का कीट कैसा होता है? हरा पीले रंग का होता है, जिससे फसल में क्या होती है? सिरके जैसी दुर्गंध आने लगती है। यह दुग्धावस्था में बड़े आक्रामक करता है। दुग्धावस्था में या बालियाँ निकलते समय जो क्या करता है? आक्रमण करता है। कौन सा कीट? लेप्टोस्पिरोसिया स्कुटा। रोकथाम इसका हम कैसे करेंगे? मेलाथियान के द्वारा। दूसरा हमारा कीट कौन सा है? धान का भ्रंग कीट या रईस हिस्पा कीट होता है। यह काले रंग का कीट होता है। यह पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान किसको पहुंचाता है? धान का भ्रंग पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों का भुनका, जिसे हम ग्रीन लीफ हॉपर बोलते हैं। पत्तियों का रस चूसता है। क्या चूसता है? तो पत्तियों का रस हम फ्यूराडाउन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? फ्यूराडाउन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे रोग। क्या देखेंगे? हम देखेंगे इंसेक्ट डिसीज जो है। इंसेक्ट हमने देख लिया। इंसेक्ट के बाद हम देखेंगे डिसीज कौन कौन से होते हैं। डिसीज हमारे कौन से हैं? एक आपका झुलसन रोग है, ब्लास्ट जिसे हम बोलते हैं, या साइटिकुलेरिया ओराइजी जो है कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? साइटिकुलेरिया ओराइजी कवक के द्वारा फैलता है। यह जो है सर्वाधिक किस फसल में लगता है? धान की किस प्रजाति में लगता है? यह कीट जो आपका ब्लास्ट रोग है, यह सर्वाधिक बासमती की फसल में सर्वाधिक लगता है। इसका अगर हम उपाय की बात करें तो कावेडिक जो होता है आपका, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कावेडिक जो होता है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं किसे? ब्लास्ट को। फिर हम यहाँ पर देखें जीवाणु वर्ण अंगमारी रोग या बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस से हम बोलते हैं। जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के द्वारा किसके द्वारा लगता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और हमारा ब्लास्ट किसके द्वारा? कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा लगता था। कौन सी? आपका स्कुलेरिया ओराइजी के द्वारा लगता था। तो यहाँ पर हम देखें जीवाणु वर्ग किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, जेंथ्रोमोनास ओराइजी के द्वारा लगता है। फिर इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? बुआई के 20 से 25 दिनों बाद नाइट्रोजन कम और पोटास अधिक देते हैं। किसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं? किसे? जीवाणु वर्ण जो अंगमारी रोग होता है, इसकी बचाव के लिए हम बुआई के 20 से 25 दिन बाद नाइट्रोजन की कम मात्रा और पोटास की अधिक मात्रा खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के द्वारा हम बात करें भूरा धब्बा रोग। इसके द्वारा 1943 में बंगाल में क्या पड़ा था? बंगाल केमाइनिया बंगाल अकाल पड़ा था। भूरे धब्बे, पत्तियों पर भूरे धब्बे रोग जो है भूरे धब्बे पड़े थे। किस पे? पत्तियों पर। किसके द्वारा? भूरा धब्बा कवक के द्वारा। भूरा धब्बा जो रोग होता है वो कवक के द्वारा फैलता है। इसके द्वारा बंगाल में कब अकाल पड़ा था? 1943 में, मतलब 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। यह किसके जो है कवक के द्वारा पड़ता है? कवक का नाम हेलियोरेचेरियम जो होता है, हेलियोरेचोरियम ओराइजी के द्वारा, हेलियंथोरोचाइरी के जो ओराइजी है इसके द्वारा फैलता है। हमने बता दी। तो 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। किसके हम रोकथाम की बात करें? रोकथाम किससे करते हैं? मैंकोजेब का छिड़काव करके इसका हम रोकथाम कर सकते हैं। आगे जो भी आपको बचे वो आप देख लेंगे। यहाँ पर हम राजेश्वरी या हेमा जो हम बगात की बात करें, यहाँ पर देख लेंगे सूखा सहनशील फसलें कौन कौन सी हैं। फाल्गुना जो आपकी लो सांद्रता के प्रति प्रतिरोधक होती है, कौन सी? फाल्गुना प्रजाति। काला साकेत कंचन सूखा सहनशील फसलें होती हैं, कौन कौन सी? काला साकेत कंचन ये सूखा सहनशील फसलें होती हैं। और PRH 10 जो है विश्व की पहली बासमती संकर प्रजाति, कौन सी? PRH 10 है जो आपकी बासमती विश्व की पहली बासमती संकर किस्म है। और यहाँ पर साबरमती जो है ब्लास्ट रोग रोधी किस्म है। किसके? ब्लास्ट रोग रोधी किस्म है। राजेश्वरी या हेमा जो है रबी खरीफ दोनों में उगाई जाती है। राजेश्वरी और जो आपकी रबी हेमा जो है फसल की किस्म, धान की किस्म जो है आपकी रबी और खरीफ दोनों में उगाई जा सकती हैं। चलिए आगे हम दूसरी फसल पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आगे हम मिलते हैं दूसरी क्लास में। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।